नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके चैनल होस्ट डॉक्टर पूनम और आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे एक बार फिर, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। इससे पहले वाले हमारे जितने भी वीडियो रहे इस प्लेलिस्ट के, उनमें हमने टेक्सोनॉमी, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, है ना, इन सब के बारे में समझा, इनकी हिस्ट्री क्या रही, कहाँ से यहाँ की इन बातों की शुरुआत हुई, इन सब बारे में हमने बात करी। इस वाले वीडियो में हम स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये स्पीशीज़ क्या है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि किसी भी क्लासिफिकेशन की जो सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो स्पीशीज़ है। तो ये स्पीशीज़ में आते कौन है, क्या है ये स्पीशीज़, इसको समझेंगे हम आज अपने इस लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो निकल के आता है वो है जॉन रे का। जॉन रे वो पर्सन थे जिन्होंने स्पीशीज़ टर्म सबसे पहले दी, साथ ही साथ इन्होंने स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट की भी बात करी। सबसे पहले किसने बात करी? जॉन रे की। ऑल्दो ये एक्सेप्टेड है नहीं है, कितना इसको एक्सेप्ट किया गया, कितना रिजेक्ट किया, ये सब दूसरी बातें हैं। पर सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले इस बारे में जिसने सोचा, जिसने प्रपोज किया, वो कौन थे? जॉन रे। उसके बाद कई तरह के स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट आए। अलग अलग लोगों ने अपने स्पीशीज़ के ओरिजिन के बारे में, स्पीशीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपने अपने व्यू रखे। तो हम वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, सारे परसेप्शंस को पढ़ेंगे, धारणाओं को पढ़ेंगे। चलिए, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट वाले हैं वो हम पढ़ेंगे, जैसे बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट, स्टैटिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट, है ना, डायनामिक कॉन्सेप्ट, टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ किसने दिया था? तो ये दिया था मायर ने। किसने? मायर ने। अब मायर ने क्या कहा? मायर ने कहा कि किसी भी स्पीशीज में जितने भी मेंबर्स होते हैं, ऑल द इंडिविजुअल्स विच आर इंक्लूडेड इन वन स्पीशीज विल इंटरब्रीड। मायर ने क्या कहा कि किसी भी स्पीशीज में जितने भी मेंबर्स इंडिविजुअल्स होंगे वो सब आपस में क्या करेंगे? इंटरब्रीड करेंगे। दूसरे शब्दों में बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड कर सकते हैं वो सब एक स्पीशीज के मेंबर होंगे, वो एक ही स्पीशीज को बिलोंग करेंगे। तो ये बात करी मायर ने। पर यहाँ पे अब इसका मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उन सबको हम मायर के स्पीशीज कॉन्सेप्ट के हिसाब से अलग अलग बायोलॉजिकल कैटेगरीज में रख लेंगे। लाइक डॉग्स हैं तो ऑल द डॉग्स कैन इंटरब्रीड, तो डॉग्स एक स्पीशीज हो गए। काउज है, काउज इंटरब्रीड कर पा रही हैं तो काउज एक स्पीशीज हो गई। ह्यूमन इंटरब्रीड कर पा रहे हैं तो ह्यूमन एक स्पीशीज हो गए, इस तरह से। पर देखो यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी था, एक एक नेगेटिव पॉइंट भी था। क्या नेगेटिव पॉइंट था? कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं इस नेचर में, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे जरूरी नहीं है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ बताए हुए हैं, जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है, इनमें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यानी हम इनको किसी स्पीशीज में रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मायर्स बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज इंटरब्रीड करना जरूरी है और इनमें इंटरब्रीडिंग नहीं होती। तो ये किसी भी कैटेगरीज में, किसी भी स्पीशीज में नहीं जा पाएंगे, तो इनका क्लासिफिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे नोन हैं अर्थ पे, उन सभी का हमने क्लासिफिकेशन करा हुआ है। तो हर ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन, एक साइंटिफिक नेम, आइडेंटिफिकेशन, इंटर रिलेशनशिप सब पता होना चाहिए, तभी तो हम उसकी टेक्सोनॉमिक स्टडीज की बात करेंगे। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि टेक्सोनॉमिक स्टडीज में 4 बातें आती हैं: नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन,
एंड इंटर रिलेशनशिप एंड आइडेंटिफिकेशन। तो ये चारों चीजें फुलफिल होंगी तभी तो हम कहेंगे कि हम टेक्सोनोमिक स्टडीज कर पा रहे हैं। तो ये फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ऐसे केस में हम इस स्पीशीज में ही नहीं रख पाएंगे। तो हमारी जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की स्मॉलेस्ट कैटेगरी है जिसे स्पीशीज कहते हैं, वो फुलफिल इनकी नहीं हो पाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि इंटरब्रीडिंग को ही सबसे मेन कैरेक्टर बोला गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी ह्यूमन अर्थ पे हैं वो सारे के सारे ह्यूमन चूंकि इंटरब्रीड कर सकते हैं, इसीलिए वो सारे के सारे ह्यूमन एक बायोलॉजिकल स्पीशीज कैटेगरी में रहेंगे। हम सभी ह्यूमन एक बायोलॉजिकल स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हैं बिकॉज ऑल द ह्यूमंस कैन इंटरब्रीड। अब देखिए पर अगर मैं क्लासिफिकेशन में इस चीज को यूज करूं तो मैं नहीं यूज कर सकती, क्योंकि कई बार हमने क्या देखा है कि एक ही स्पीशीज की वेरियस वैरायटीज में आपस में इंटरब्रीड नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे हम। तो इसीलिए जो हमारे हायर प्लांट्स हैं उनमें स्पीशीज विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हायर प्लांट्स के जब हम टेक्सोनोमिक स्टडीज करते हैं तो वहां पे हम इंटरब्रीडिंग को क्राइटेरिया नहीं मानते कि इंटरब्रीड हो पा रहा है इसलिए एक स्पीशीज में रख दिए जाए। तो ये हम हायर प्लांट के टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में या टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी सेम स्पीशीज की आपस की वैरायटी एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर रही हैं, बट वो सेम स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कह पा रहे हैं हम? क्योंकि वी आर टेकिंग फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन प्रायोरिटी। तो हम फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स जिन भी दो हायर प्लांट्स के फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वो सेम स्पीशीज है, वेदर दे आर इंटरब्रीड और नॉट, है ना। अब फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही क्यों लिया हमने, और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्यों नहीं लिया? रूट, शूट, लीफ, बहुत सारी चीजें ले सकते थे। तो जो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होते हैं, है ना। लीफ छोटी बड़ी हो सकती है और कलर वगैरह चेंज हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर सकती हैं, पर फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स यूजुअली वही रहते हैं। एंथर के नंबर वही रहते हैं, ओव्यूल सेम ओरिएंटेशन में रहता है। तो ये फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ये लगभग ये सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दी अदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसीलिए हम किनको ले रहे हैं? फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हायर प्लांट के टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन में हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए चूंकि हम यहाँ पर इंटरब्रीडिंग को आधार नहीं मान रहे हैं, तो इसीलिए हायर प्लांट के जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो कि इंटरब्रीडिंग को हम आधार ही नहीं मान रहे, बेसिस ही नहीं मान रहे, तो इस तरह के जो हमारे स्पीशीज हम जनरेट करेंगे, जो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम कहेंगे कि ये एक स्पीशीज है, ये दूसरा स्पीशीज है, ये तीसरा स्पीशीज है, उन सभी स्पीशीज को हम क्या कहेंगे? टेक्सोनोमिक स्पीशीज। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल स्पीशीज नहीं आएगा, ऑल ह्यूमंस कैन इंटरब्रीड, इसलिए वो एक बायोलॉजिकल स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर प्लांट्स में एक स्पीशीज के सभी मेंबर्स इंटरब्रीड करें जरूरी नहीं है, बट उनके चूंकि फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करें इसलिए वो एक स्पीशीज की कैटेगरी में रख दिए गए हैं। तो ऐसी स्पीशीज जो इंटरब्रीड पे बेस्ड नहीं होती है उसको हम कहते हैं टेक्सोनोमिक स्पीशीज। क्या कहते हैं? टेक्सोनोमिक स्पीशीज। अब एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए कॉलीफ्लावर, केबेज और नोलकोल सबने देखा है ना, फूल गोभी, पत्ता गोभी और गार्ड गोभी। अगर इनकी स्पीशीज की बात करें तो ये सभी एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, ब्रेसिका ओलेरेसिया। देखिए ये एक ही स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हैं, ब्रेसिका ओलेरेसिया। पर क्या ये इंटरब्रीड कर सकते हैं? पत्ता गोभी, फूल गोभी, गार्ड गोभी में इंटरब्रीडिंग होती है? तो नहीं होती। तो इसका मतलब क्या ये एक बायोलॉजिकल स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो
ये एक ही स्पीशीज में रखे गए हैं, तीनों ब्रेसिका ओलेरेसिया की अलग अलग वेराइटीज हैं, पर ये इंटरब्रीड नहीं कर पा रही है, इसलिए ये एक बायोलॉजिकल स्पीशीज में नहीं आती हैं। पर ये एक टेक्सोनोमिक स्पीशीज है ब्रेसिका ओलेरेसिया। तो अगर इनके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो तीनों के फ्लावर्स सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, इसलिए इन्हें एक ही स्पीशीज कैटेगरी में रखा गया है। तो ये टेक्सोनोमिक स्पीशीज कितनी हुई? 1। पर अगर बायोलॉजिकल स्पीशीज के बारे में बात करी जाए कि ये तीनों क्या एक बायोलॉजिकल स्पीशीज की हैं, तो नहीं, ये 3 बायोलॉजिकल स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेंगी, है ना। गांठ गोभी गांठ गोभी के साथ ही इंटरप्रेट करेगी, फूल गोभी के साथ, और पत्ता गोभी के साथ। तो बायोलॉजिकली तो ये 3 स्पीशीज हैं और टेक्सोनॉमिकली ये 1 स्पीशीज है। तो आई होप कि इस एग्जांपल से आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि बायोलॉजिकल और टेक्सोनॉमिकल स्पीशीज में क्या डिफरेंस होता है। हम किसको फॉलो करते हैं? हम टेक्सोनॉमिकल को फॉलो करते हैं प्लांट्स के केस में। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट आया था, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। ये दिया किसने था? तो ये लिनियस ने दिया था। अब लिनियस क्या कहते थे कि कोई भी स्पीशीज जो है वो नॉन चेंजिंग होती है, मींस जैसे पास्ट में थी, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में हमेशा एक ही तरह की रहेगी। किसी भी स्पीशीज के जो पर्टिकुलर पैटर्न है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमेशा सेम रहेंगे, कभी बदलेंगे नहीं। तो ये लिनियस ने कहा। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? तो लिनियस जो थे वो बिलीव करते थे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे। लिनियस क्या कहते थे कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन सही है, एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ऑल द members of a species are originated by the god। ये किसने कहा था? ये कहा था लिनियस ने। लिनियस ने क्या कहा? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे वो बिलीव करते थे, एंड ही वाज सेइंग कि जितने भी मेंबर्स ऑफ स्पीशीज हैं वो सारे के सारे किन्होंने बनाए? तो वो सारे के सारे डिजाइन किए, ओरिजिनेट किए भगवान ने, ठीक है, गॉड ने किए, दी गॉड। तो क्या ऐसा है? तो इसका अपोज किसने किया? तो इस कॉन्सेप्ट का जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट था, इसमें उन्होंने कहा कि स्टैटिक कंडीशन में रहती है स्पीशीज में कोई चेंज नहीं आते। इसको किसने अपोज किया? तो इसको अपोज किया था लेमार्क ने, और अपनी ही एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। लेमार्क ने क्या कहा कि स्पीशीज जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज क्या था। ये लेमार्क ने दिया डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, और इसमें इन्होंने कहा कि स्पीशीज कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, और इसी को हम इवोल्यूशन कह रहे हैं। लेमार्क का कहना था कि स्पीशीज स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, इसमें कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं, और जब चेंजेस होते 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 एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि बिल्कुल नया ही ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो इसको हम कहेंगे इवोल्यूशन, है ना। इवोल्यूशन का आधार था ये। अब फोर्थ टाइप का जो कॉन्सेप्ट है स्पीशीज का, इसको हम कहते हैं टाइपोलॉजिकल स्पीशीज। अब टाइपोलॉजिकल स्पीशीज देखिए, स्पीशीज कॉन्सेप्ट देखिए किसने दिया था? ये एरिस्टोटल एंड प्लेटो ने दिया था। अब अगर हम बात करें ना इसके प्रपोज की, तो ये सबसे ओल्डेस्ट परसेप्शन है, सबसे पुरानी धारणा है। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने वाली है कि ये सबसे एक्यूरेट परसेप्शन भी है अब तक का। ऑल्दो अरिस्टोटल एंड प्लेटो ने सबसे पहले टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया, ये बहुत पुराना है, उसके बाद सारे स्टैटिक, डायनामिक, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट्स आए, बट सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है आज के परव्यू में, सबसे ज्यादा एक्यूरेट परसेप्शन माना गया है, तो वो टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को ही माना गया है। अब देखो अरिस्टोटल एंड प्लेटो ने कहा गया था, इन्होंने कहा कि किसी भी स्पीशीज का अपना एक स्पेशल पैटर्न होता है ना। एवरी स्पीशीज इज हैविंग इट्स ओन पैटर्न, स्पेशल पैटर्न, और ऑल द मेंबर्स which are present in a category species, those are showing maximum resemblance with that pattern। means हर स्पीशीज का अपना एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, स्पेशल पैटर्न होता है, और उस स्पीशीज के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं
सारे के सारे उस पैटर्न्स के साथ मैक्सिमम रिजेम्बलेंस रखते हैं, उनमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये सही बात है ना। अगर हम कह रहे हैं कि एक स्पीशीज है रोजा हिबिस्कस साइनेंसिस, अब उसका एक फिक्स पैटर्न है कि 5 पेटल होंगे, ठीक है, एक सेमाइनल ट्यूब होगी, बीच में से स्टाइल निकलेगा, ऊपर आके स्टिग्मा 5 लॉब्स में टूट जाएगा। तो ये एक फिक्स पैटर्न है इसका। और रोजा हिबिस्कस साइनेंसिस के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सबके सब सेम शो करेंगे। तो यस, आप देखिए, व्हाइट फ्लावर हो चाहे रेड फ्लावर हो, चाहे हिबिस्कस का गुड़हल का पिंक फ्लावर हो, येलो फ्लावर हो, ऑरेंज फ्लावर हो, सबके सब सेम फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उसका एक पर्टिकुलर स्पेशल पैटर्न है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे फिर एक फर्केशन आता है। टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर स्पीशीज का अपना एक पैटर्न होगा और सभी मेंबर उसको फॉलो करेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं ब्रेसिका ओलिवेसिया को ही ले लो, पत्ता गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी। तो इन सब के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थोड़े थोड़े अलग हैं, सिर्फ फ्लोरल कैरेक्टर्स ही सेम है ना। तो यहाँ पे एक चीज और बताई उन्होंने, अगर सभी मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज आर शोइंग ओनली वन पैटर्न, तो उसको हम कहेंगे मोनोटाइपिक स्पीशीज, है ना। टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में है ये कि अगर सभी मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज आर शोइंग वन पैटर्न ओनली, एक ही पैटर्न को शो कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे मोनोटाइपिक स्पीशीज। और इसके एग्जाम्पल कौन? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज, है ना। एंड अगर एक टाइपोलॉजिकल स्पीशीज में मोर देन वन पैटर्न्स हैं, तो हम उसको कहेंगे पॉलीटाइपिक स्पीशीज या मैक्रो स्पीशीज। तो पॉलीटाइपिक स्पीशीज कौन सी है? जिसमें मोर देन वन पैटर्न्स दिखे आपको। तो जैसे ब्रेसिका ओलिवेसिया ले लो, तो फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम है, पर इनके जो और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है वो तीनों में अलग हैं। बट अगर हम पत्ता गोभी का एक पैटर्न लिखें कि सारे कैरेक्टर्स को एक पैटर्न पर रखें, दूसरा पैटर्न फूल गोभी के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बनाएं, और तीसरा पैटर्न गांठ गोभी के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बनाएं, तो इस तरह की कंडीशन को हमने कहा है पॉलीटाइपिक। जब ब्रेसिका ओलिवेसिया एक स्पीशीज में मोर देन वन पैटर्न्स पॉसिबल हैं, तो उनको हम कहते हैं पॉलीटाइपिक स्पीशीज या मैक्रो स्पीशीज, है ना। तो यहाँ पे आएगा पॉलीटाइपिक स्पीशीज, जब स्पीशीज तो एक है पर पैटर्न 3 है ना। और दूसरी जो एग्जांपल्स ऑफ लाइक बैक्टीरिया है, तो एक ही पैटर्न शो कर रहा है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑल दी ब्लू ग्रीन एल्गी आर शोइंग सेम पैटर्न, तो ये मोनोटाइपिक स्पीशीज के एग्जांपल हो गए। अब हम यहाँ पे कुछ टाइप्स के नाम सुनते हैं, समझते हैं कि जो पॉलीटाइपिक स्पीशीज होते हैं क्या क्या होते हैं। तो बायोटाइप्स, इकोटाइप्स एंड इकेड्स, इकोफिन्स, ये कुछ और भी टर्म्स हम कई बार सुनते हैं इकोलॉजी वगैरह पढ़ते वक्त। तो फिर ये क्या चीज़ें हैं, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ला रही हूँ इन्हीं के बारे में कि बायोटाइप्स, इकोटाइप्स, इकेड्स, इकोफिन्स क्या होते हैं, और भी दूसरे कुछ छोटे मोटे टर्म्स हैं जो बहुत बार यूज़ किए जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि यार ये हमने तो स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट में कहीं नहीं पढ़ा, तो हम उनको भी समझेंगे। और टेक्सोनॉमी में भी कुछ क्लासिफिकेशन जो है वो दूसरे क्राइटेरिया पे बेस्ड हैं, तो वो क्या क्या नाम से जाने जाते हैं, टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन कितने तरह के होते हैं, तो उस पर भी एक छोटा सा वीडियो में नेक्स्ट में लेके आ रही हूँ। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।